इस प्रेस वार्ता में वैसे मुझे मौजूद नहीं होना था, पर क्योंकि अभी तुरंत प्राप्त जो जानकारी हुई है उस वजह से मैं खुद आप लोगों के समक्ष आया हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमुई सांसद अरुण भारती संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक से एकाएक प्लान में बड़ी तब्दीली आती है और अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं केंद्र मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान पीसी में आते हैं, पीसी को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कई बड़े बड़े ऐलान भी कर देते हैं। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि हम 2 दिनों से इनके संपर्क में थे। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 48 घंटों से किसके संपर्क में थे चिराग पासवान? क्या कुछ बता रहे हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान? सबसे पहले आप उनको सुनिए। इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में वैसे मुझे मौजूद नहीं होना था, पर क्योंकि अभी तुरंत प्राप्त जो जानकारी हुई है उस वजह से मैं खुद आप लोगों के समक्ष आया हूँ, क्योंकि ये विषय था जिसको प्रमुखता से मैंने मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाने का काम किया था। और जब मैंने इस विषय को उठाया था या इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, मैं लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूँ, जो सरकार में विभिन्न पदों को लेकर जो नियुक्तियां निकाली गई थी और जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसके खिलाफ मैंने मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम किया था। पर जहां एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं समर्थ नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहां पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहां पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूं। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया, इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे
और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा। विपक्ष आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है। ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं। भले आवाज वैसे भी आ ही रही हो, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हो, इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लैटरल नियुक्तियां की गई, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के this aspect needs to be reviewed and reformed in the context of Honorable Prime Minister's focus on assuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास करकर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ करके इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब वंचित शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला
सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक आदेश आया था, उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा, आर्थिक नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए, तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया, और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज भी मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाए। ऐसे में विपक्ष को भ्रम फैलाने का काम करता, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला, तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये लोग बात करते दलितों की, ये लोग बात करते पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब अन्याय हो, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या विभिन्न और मुद्दे, उसमें अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया, तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। और जो लोग आज एक उंगली हम लोग पर उठाते, अपने ऊपर उंगलियों का जवाब देना। क्यों आपने ऐसी परंपराओं को शुरू किया? क्यों आपने डायरेक्ट नियुक्तियां शुरू कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया? और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई, हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही, वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने आपत्ति दर्ज करा? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा।
अगर कोई महिला के साथ अत्याचार एनडीए शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, पर अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला। टीएमसी जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली, किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूं घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और इन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं तो हर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता हूँ, मणिपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पर मैं बंगाल की घटना में भी बोलता हूँ। चोरी विवश बोलता इन सारी चीजों के ऊपर। अगर हम लोग सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, अपनी सरकारों को बचाएंगे, दूसरी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो इसी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेगी, असामाजिक तत्व इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। और यही इन्होंने इस विषय में भी करने का काम किया। लेटरल एंट्री अपने जमाने की इनको याद नहीं आती और हमारी सरकार पे तुरंत उंगली उठाने के लिए लोग तैयार हो गए। आज हमारी सरकार ने इस विषय को, इस ड्यूटी को रद्द कर पुनः अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता, अपना समर्पण समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रति पुनः दोहराने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इसी के साथ एक विषय और जिसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसके लिए हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने जो जानकारी के लिए आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोग की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई। उसकी भी जानकारी आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में ही पूरी विस्तार से साझा कर दी जाएगी। अलग अलग संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधायक, तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बात कह दी है और आपने देखा है कि विपक्ष पर किस तरह से हमलावर दिखे हैं चिराग पासवान। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।